टीचिंग एक कम्युनिकेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, उनके बीच में एक बातचीत है, जिससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के आइडियाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि हमारे आइडियाज जो है हम उनको ऐसा कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारे आइडियाज से प्रभावित हो जाए एंड लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। और जो हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उससे वो कुछ सीखें। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, विदाउट लर्निंग देयर इज नो टीचिंग। अगर हमने किसी को पढ़ाया, हम किसी को 1 घंटा 2 घंटा किसी टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं एंड अल्टीमेटली वो हमसे कुछ सीख नहीं रहा है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि टीचिंग हुई है। टीचिंग का जो आउटकम है वो हमेशा लर्निंग होना चाहिए। Teaching is to fill the minds of the learner by information and knowledge of facts for future use. जो भी लर्नर होता है उसके माइंड में कुछ न्यू इंफॉर्मेशन, कुछ नया नॉलेज जाता है टीचिंग से। टीचिंग एक तरह का प्रोसेस होता है इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variables are organized in a systematic way. टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें लर्नर जो सीखते हैं, स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप, टीचर जो सिखाता है एंड एक करिकुलम होता है। करिकुलम एक हमारा एक प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जिसमें हमारा सिलेबस भी इंक्लूड होता है एंड जिसमें हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। और टीचिंग में आप एक चीज याद रखेंगे, कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप याद करते हुए चलेंगे। पहला है, टीचिंग एक तरह का कम्युनिकेशन है, इसमें इंटरेक्शन होता है एंड टीचिंग के कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं जो हम उस प्रोसेस में अचीव करते हैं। जैसे आज हम ये क्लास कर रहे हैं, ये लेक्चर हो रहा है, इसमें इसमें मेरा प्री डिटरमाइंड गोल क्या है कि जो भी मेरा आज का टॉपिक है, आपका टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट्स एंड लेवल्स, वो आप यहाँ से सीख के जाए, ये मेरा एक गोल है। तो टीचिंग के कॉन्सेप्ट में जो गोल होता है हमारा वो अचीव करना होता है। टीचिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट्स स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। कुछ डेफिनेशंस हमारी हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, एक माइंड में रहेगा कि किसने क्या कहा है टीचिंग के बारे में। H.C. मॉरिसन, इन्होंने बोला है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। मोर मैच्योर का मतलब है कि यहाँ पे टीचर आ जाएगा, लेस मैच्योर मतलब है कि स्टूडेंट आ जाएगा जिससे हम कुछ सिखा रहे होते हैं। गेज ने क्या बोला है, टीचिंग एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जिसका एम होता है चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि टीचिंग से क्या होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। सो गेज ने भी यहाँ पे यही कहा कि टीचिंग का जो मेन एम है वो क्या है कि किसी के बिहेवियर को चेंज करना। जैक्सन ने क्या बोला, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक फेस टू फेस आते हैं दो या दो से ज्यादा लोग, one of whom intend to bring certain change in other participant, जिसमें जो एक होता है उसका क्या लक्ष्य होता है कि वो दूसरे में कुछ चेंजेस ले आए। ये हमारी टीचिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कुछ मैंने वर्ड्स आपको मैंने पिछली क्लास में बोला था कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे कि एक टीचिंग कम्युनिकेशन है, दूसरा इसमें इंटरेक्शन होता है, इसमें कुछ प्रीडिटरमाइंड गोल्स होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक अपना लक्ष्य बना के चलते हैं कि हमें क्लास में ये अचीव करना है, बच्चों को हमें ये सिखाना है। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं होगा, कुछ एम नहीं होगा, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो क्लास का मेन टॉपिक है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हम किसी दूसरे टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। आप यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग डिफरेंट चीज है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग डिफरेंट चीज है। यहाँ पे हम देखेंगे जो एक अच्छी टीचिंग होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अ डिजायर टू शेयर योर लव ऑफ द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट्स। इसमें टीचर होता है, टीचर का एक सब्जेक्ट होता है, उसको
वो अपने सब्जेक्ट को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो मैथ का टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रहे, इंग्लिश का टीचर है वो सोशल स्टडीज पढ़ा दे। इसमें टीचर का जो एक अपना सब्जेक्ट होता है वो बच्चों के साथ में शेयर करता है। एंड एबिलिटी टू मेक द मटेरियल बीइंग टॉट स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग। गुड टीचिंग में टीचर ऐसा करता है कि वो जो भी चीज पढ़ा रहा है, सेकेंड क्लास अभी कौन ज्वाइन हुआ है? पुष्पा जी, पुष्पा जी क्लास में हैं आप? एंड एबिलिटी टू मेक द मटेरियल बीइंग टॉट स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग। जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको हम इंटरेस्टिंग बनाएं, उस स्टिमुलेट करें, बच्चे को मोटिवेट करें कुछ पढ़ने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, ताकि जो बच्चा है उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ाई कर सके, उसको किसी भी टाइम पे वो बोर ना हो स्टडी मटेरियल से। जैसे आपने देखा होगा आजकल के जो क्लासरूम है उसमें पीपीटी भी यूज करते हैं, क्लासेस में लेक्चर्स भी होते हैं, तो पीपीटी में कुछ टीचर इमेज डालेंगे, उसमें कुछ वीडियोस डालेंगे, कुछ उसमें स्टोरी डालेंगे, ताकि हर टाइम पे जो भी मटेरियल वो पढ़ा रहे हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे। A facility for engaging with the students at their level of understanding। बच्चों गुड टीचिंग ऐसी है कि बच्चों को हमें उनके लेवल पे जाके पढ़ाना है। एक अगर हम छोटी क्लास में नर्सरी का बच्चा है, प्रेप क्लास का बच्चा है, उसको जाके हम एक लेक्चर नहीं देंगे। और टीचर अगर उसको सिखाता है कि ए फॉर एप्पल होता है, तो वो क्लास में उसको चार्ट में ए फॉर एप्पल दिखाएगा, उसको वो एप्पल दिखाएगा, तब उनके लेवल पे वो उनको समझाएगा। बड़ी क्लास में हम कुछ आके समझा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का बच्चों को एग्जाम्पल दें। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें हम बच्चे को बताते हैं कि बच्चा इस वो चीज समझ जाता है। तो गुड टीचिंग में हमें बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाना होता है। और कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मटेरियल प्लेनली। हम बच्चों को जो भी मटेरियल है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उतना पोटेंशियल है टीचर के अंदर। कमिटमेंट टू मेकिंग इट एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड एट व्हाट लेवल एंड व्हाई। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी गुड टीचिंग है उसमें हमें किस लेवल पे क्या पढ़ाना है, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शोइंग कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं हम हमारे लिए उनके मन में एक कंसर्न होना चाहिए। मैं क्लास पढ़ा रही हूँ तो मैं भी कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ देर के बाद मैं आपसे बोलूंगी कि आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ लें, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ लें। तो ये एक टीचर का कंसर्न होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आई, मैंने क्लास पढ़ाई, मैंने मीटिंग लीव करी, मैं चली गई। अगर मुझे आपके डाउट से कोई मतलब ही नहीं है तो मे बी आपको क्लास में कम इंटरेस्ट आए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो रही है। गिविंग द हाईएस्ट क्वालिटी फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स वर्क। बच्चा जो भी काम कर रहा है उस पर हम उसको फीडबैक देंगे कि वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, कहाँ पे उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स आ रही है सीखने में। इससे बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा कि उसे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। अगर टीचर उसे फीडबैक नहीं देगा, जैसे आपका टेस्ट हुआ अभी प्रीवियस डेज में, तो ये एक तरह का आपको फीडबैक देने के लिए आपका टेस्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बीच में कुछ असेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या सीख रहे हो, आप क्या नहीं सीख रहे हो। A desire to learn from students and other sources about the effect of teaching and how it can be improved। जो टीचर होता है वो दोनों एंड से ओपन होता है। लाइक वो टीचर बच्चे से भी सीखता है, बच्चों को भी सिखाता है। बिल्कुल रिजिड नहीं होता है वो कि नहीं हमें जो आता है दैट इज इनफ, दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज से सीख सकते हैं, हम स्टूडेंट से भी सीख सकते हैं। ओके सो एक क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज टू। चार आपके पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ेंगे देन आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या है। मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग, कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज। ए होगा मैम, ए ए ए ए मैम, ए मैम। ओके सभी ए आंसर कर रहे हैं, सो इसका करेक्ट आंसर भी ए है। ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन बना ये आपका
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग से फॉर्म होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड गुड टीचिंग दोनों अलग अलग है, आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टीचिंग कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू 3 व्यू पॉइंट। टीचिंग को हम 3 व्यू पॉइंट को ध्यान में रख के बात करते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होती है अथॉरिटेरियन, दूसरी है डेमोक्रेटिक, तीसरी लाइसेंस-फेयर। अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि टीचर एक अथॉरिटी की तरह काम करता है। टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड हमने पिछली क्लासेस में देखा था। आशीष जी, आप प्रीवियस क्लास में थे? जी मैम। आप मुझे बताइए टीचर सेंटर्ड की कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप मेरे को बताइए एक बार। की पॉइंट मैम, टीचर इज द मेन अथॉरिटी, और उसमें क्या होता था, इट इज मोर अबाउट लाइक गिविंग, इम्पार्टिंग द नॉलेज, वन वे कम्युनिकेशन जो होता था टीचर सेंटर्ड में। प्रियंका जी, आप मैम, मेरी- बताइए। यस मैम। मैम इसमें जो टीचर है वो टीचर सेंटर्ड होता था, वन वे कम्युनिकेशन होता था, और इसमें लर्नर जो है वो पैसिव होता था। वेरी गुड, लर्नर पैसिव होता था इसमें। तो जब भी टीचर सेंटर्ड की बात करेंगे उसमें जो हमारा स्टूडेंट होते थे वो हमारे पैसिव होते थे, और टीचर होता था वो एक्टिव होता था। पैसिव का मतलब ये है कि वो इतना उसमें एंगेज नहीं हो पाते थे, टीचर आएगा अपनी बात कहेगा एंड चला जाएगा। तो अथॉरिटेरियन में क्या है, टीचर सेंटर्ड है, इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। टीचर ही बताता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक, ये जिसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर। इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। एंड ये नेक्स्ट हमारा लाइसेंस-फेयर, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। इसके कुछ सब्जेक्ट सेंटर्ड के कुछ एग्जांपल ये हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट, बच्चों को किसी चीज से प्रोजेक्ट करने को दिया, तो अब प्रोजेक्ट पे जो टीचर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, बच्चा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा, मेन एम्फसाइज हम करेंगे कि हमारा कंटेंट क्या है, वो किस चीज पे प्रोजेक्ट बना रहा है, क्या टॉपिक है उसका, देन उस हमारा जो भी बात होगी उससे जुड़ी हुई ही होगी। तो लाइसेंस-फेयर में मेन जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो जाता है सब्जेक्ट, व्हाट इज कंटेंट। इसमें बच्चों को एक फ्रीडम दी जाती है एंड टीचर एज अ गाइड एक्ट करता है। इसका हमने एक ड्रॉबैक भी पढ़ा था, जिसपे एक पीवाईक्यू भी आया था, हमने सॉल्व किया था कि इसका एक क्या लिमिटेशन है प्रोजेक्ट मेथड की। मैम इसमें देख नहीं पाती अच्छे से, सुपरविजन सबको इक्वली नहीं मिल पाता। सुपरविजन नहीं हो पाता प्रॉपरली। वेरी गुड पूनम जी एंड प्रियंका जी। इसका एक ड्रॉबैक था कि इसमें बच्चों को हम सुपरवाइज नहीं कर पाते टाइम पे, तो इसमें एक ये प्रॉब्लम रहती है कि मे बी वो ऑफ द ट्रैक चले जाए, क्योंकि बच्चा है, उसको अगर एक जगह से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मे बी वो उसको हैंडल ना कर पाए कि हमें क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये हमारा पॉइंट आ गया, इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैम इसमें 4th पॉइंट नहीं हुआ लास्ट क्वेश्चन में, 4th ऑप्शन। फोर्थ कौन सा? ये कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मुझे लगा ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन वगैरह आप बता रहे थे। ओके ठीक है मैम। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। ओके, सो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग में अलग अलग लेवल्स होते हैं, 3 लेवल हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। आप लोग इतनी देर में ज्वाइन होते हो, 7:23 हो रहा है, कौन ज्वाइन हुआ है अभी? डिफरेंट लेवल होते हैं, 3 लेवल हमारे सिलेबस में है। आप सिलेबस पास रख के बैठा करिए, जब भी मैं पढ़ाती हूँ आप उसमें एक बार टैली करते चला करिए कि क्या हो रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड तीसरा है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जैसे इसके नाम से ही क्लियर है आपको, ये इसमें हर चीज डिपेंड करती है
कि आपको कितना चीज याद रह रही है, आप कितना जो रोट लर्निंग होती है, हम किसी चीज को कितना रट पा रहे हैं, मेमोरी लेवल में हमें वो चीज सिखाई जाती है। अंडरस्टैंडिंग में कि हम हम उसको समझ के जो भी चीज होती है उसको पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव में ये हायर लेवल की लर्निंग हो जाती है। इसमें आपको जो स्कॉलर्स होते हैं, जो एक रिसर्च होती है, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं लेवल्स में, क्लास के लेवल्स में, वैसे वैसे हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है मेमोरी, एंड रिफ्लेक्टिव हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचिंग टेक प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। जब भी टीचिंग होती है तो उसका जो भी एनवायरनमेंट है आसपास का, वो चीज हमेशा बदलता रहता है। हम हमेशा एक ही एनवायरनमेंट में टीचिंग नहीं करते हैं। एनवायरनमेंट में हम देखें तो 3 वेरिएबल्स हमारे आ जाते हैं। पहला वेरिएबल है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट, तीसरा है इंटरवीनिंग। डिपेंडेंट मतलब एक ऐसी चीज जिसपे किसी भी चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है जिसके ऊपर जो इफेक्ट डाल रहा है। सपोज अगर मैं टीचर हूँ तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ, तो आपके ऊपर इस चीज का जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, आप सीख रहे हो, आप नहीं सीख रहे हो, तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे यहाँ पे। एंड मेरी वजह से अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, दैट इज टीचर। इंटरवीनिंग मतलब जो टीचर है वो अपनी टीचिंग को इजी बनाने के लिए कैसे एड्स यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मेथड्स कौन से वो यूज कर रहा है। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं टीचिंग के, जो हमने देखे थे अपनी क्लासेस में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। जो टीचिंग है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में होती है। टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, टीचिंग क्लोजली रिलेटेड है, बहुत क्लोज से जुड़ी हुई है एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से और ट्रेनिंग से। लेकिन टीचिंग ये बिल्कुल नहीं है। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में बनेगा, उसमें ये लिख सकते हैं, असर्शन में लिख देंगे टीचिंग इज लर्निंग, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट द थिंग इज दैट teaching is closely related to learning. Okay, then teaching is essentially an intellectual activity. Teaching is art as well as science. टीचिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। जो आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग है, इसके क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में मोस्टली आते हैं। ऐसे भी आ सकते हैं, बट असर्शन एंड रीजन में ज्यादा आते हैं। टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ये हमने पहले ही देखा था। टीचिंग इंटरैक्टिव है, टीचिंग में कुछ प्रीडिटरमाइंड गोल्स होते हैं हमारे। इंटरैक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें टीचर एंड लर्नर के बीच में एक इंटरैक्शन होता रहता है। टीचिंग हमारी एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। पर्पसफुल इसलिए कि जब भी हम टीचिंग करते हैं हमें पता होता है बच्चों को हमें क्या सिखाना है, हमारे पास एक पर्पस होता है। मैं इस क्लास में आई, मैं इस क्लास में एक पर्पस लेकर आई कि मुझे बच्चों को आज क्लास में ये बताना है। तो टीचिंग हमेशा पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। थ्रू टीचर ब्रिंग्स अ डिजायरेबल चेंज। बच्चों में एक चेंज आता है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि विदाउट लर्निंग देयर इज नो टीचिंग। टीचिंग के बाद में हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लर्नर कुछ ना कुछ सीखे, उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आए, वो कुछ ना कुछ क्लास से सीख के जाए। टीचिंग एंड लर्निंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ लर्नर is the ultimate objective of teaching and learning process. In teaching, an interaction takes place between a teacher and a learner. The main aim of teaching is to bring change in the behavior. इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि टीचिंग का मतलब यही होता है कि लर्नर में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना। 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये होती है कि थॉटलेस टीचिंग, आपने सोचना नहीं है, बस टीचर आपको जो पढ़ा रहा है आपको उसको याद करना है, आप उसे कैसे भी याद करते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को मैंने बताया था आपको लोवेस्ट लेवल भी बोलते हैं। ये हमें छोटी क्लासेस में देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा कि हमारे फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे घर आके रट्टा लगाते हैं, टीचर उन्हें जो भी पढ़ाता है वहां पे घर आके वो उनका मेन एम होता है कि वो उसको याद कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक ब्रेन है वो उतना डेवलप नहीं होता है कि वो इस चीज को समझ सके, टीचर उसे जो भी पढ़ा रहा है वो उसको समझ सके, उसको लिंक कर सके। तो बच्चों को सिर्फ यहाँ पे एक होता है कि रोट लर्निंग कराई जाती है, बच्चे बिना कुछ सोचे समझे उस चीज को याद कर लेंगे अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग लेवल में थॉटफुल टीचिंग, यहाँ पे बच्चे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं टीचर उन्हें क्या पढ़ा रहा है, एंड वो उसको डे टू डे लिंक करके भी एक चेन बना के समझ सकते हैं। ये थॉटफुल टीचिंग होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? अपर थॉटफुल लेवल। ये थॉटफुल से भी ऊपर का लेवल है, इसमें टीचर का रोल बहुत कम हो जाता है, इसमें लर्नर का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। ये थॉटफुल से भी ऊपर की हमारी टीचिंग होती है। आपको जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं पीएचडी वगैरह में, ये मोस्ट इस चीज को हम देखेंगे। मेमोरी लेवल, इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे, जिन्होंने मेन जिसने दिया वो हर्बर्ट थे। ये इंपॉर्टेंट है, देखो आपका पीवाईक्यू आ चुका है। हर्बर्ट ने बताया था इस लेवल के बारे में। ये फर्स्ट लेवल है, या इसको हम लोवेस्ट लेवल भी बोलते हैं, एंड ये हमारा थॉटलेस लेवल होता है, इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दिस लेवल इज कंसर्न्ड विद मेंटल एबिलिटी, आपकी जो मेंटल पावर है या एक मेमोरी जो एग्जिस्ट करती है हर लिविंग बीइंग्स में, ठीक है, ये उससे डील करती है मेमोरी लेवल। आप इसके नाम से ही इसको याद रखेंगे कि मेमोरी लेवल में, मेमोरी मतलब क्या होता है कि हमारी किसी भी चीज की एक रिकॉल करने की पावर। तो मेमोरी लेवल वो होता है जिसमें हम कुछ याद करते हैं एंड हमें उसको रिकॉल करना होता है। टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल। मैंने बता दी आपको ये चीज कि इसको लोवेस्ट लेवल पे हम देखते हैं। एट दिस लेवल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे टीचर ने अगर ये कहा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट, बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में, जल्दी उठने के बारे में या जल्दी सोने के बारे में, इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। आप क्या सोचते हो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स ओनली क्राम द फैक्ट्स, बच्चे सिर्फ फैक्ट्स को याद करते हैं कि सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना एक अच्छी हैबिट है, बच्चे सिर्फ उसको याद करते हैं। ऐसा क्यों होता है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वो फैक्ट्स को, फॉर्मूलेज को, इंफॉर्मेशन को जो उन्हें सिखाया जाता है बस उसको रट लेते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। The role of teacher is primary and students is secondary. टीचर जो होता है वो प्राइमरी होता है, टीचर ही हमें बताता है कि ये करना है ये नहीं करना है। जो स्टडी मटेरियल होता है वो प्री प्लान होता है एंड ऑर्गेनाइज होता है। पहले से टीचर एक प्लान करके आता है एंड वही क्लास में वो आके बच्चों को याद करा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मेमोरी लेवल में किसी को कोई डाउट है तो आप उससे पूछिए। No, ma'am. एनीवन? मैम मैम ये हर जगह यूज होता होगा ना, स्कूल से लेके मतलब स्कूल में ज्यादा होता है ऐसा? हाँ, ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि मेमोरी लेवल लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। और अगर आप इसको ये बोल रहे हो कि पीएचडी के स्कॉलर्स मेमोरी लेवल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक पीएचडी स्कॉलर्स में क्वेश्चन मार्क लगा देगा ना कि आप एक इतनी बड़े उस पे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आपकी रिसर्च से पूरे एक पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है एंड आप मेमोरी लेवल यूज कर रहे हो, लोवेस्ट लेवल यूज कर रहे हो, तो कोई मैच नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हायर लेवल पे मेमोरी लेवल यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल एब्सर्ड थिंग है, तो एक खुद में ही बात गलत हो जाएगी, राइट। राइट मैम। मैम का एक पीडीएफ ना हिंदी में भी दीजिएगा क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं।
पीपीटी हिंदी में ये बोल रहे हो आप ना, पीपीटी हिंदी में? हाँ, क्योंकि हिंदी में कई ठो वर्ड जो होता है ना वो समझ में नहीं आता। जैसे आप क्लास ले रहे हो, आप इंग्लिश में ले रहे हो ना उसी को हिंदी में बोलते हैं ना तो वो अच्छे से पकड़ा जाता है। वैसे हम लोग इंग्लिश हिंदी करके करते हैं, लेकिन बेटा देखिए, ऐसे तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने आपसे पहली क्लास में भी कहा था कि पीपीटी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, मैंने जो पीपीटी दी है आप उसको याद करो। मैंने अपनी किसी क्लास में नहीं बोला है कि आपने इस पीपीटी से कुछ याद करना है। और अगर किसी वर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी सेंटेंस में आ रही है, मैं उस चीज को पूरी तरह से आपके लिए ट्रांसलेट कर दूंगी। लेकिन अगर मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों करके लाऊंगी तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, फिर आपकी क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। ओके मैम। हम लोग वैसे आप समझाते हो ना, हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश हिंदी करके समझते हैं हम। हम्म। तो वो पीडीएफ बस को बोल रही थी। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। अगर आपको वैसे ट्रांसलेट में हम्म, प्रॉब्लम हो रही है तो आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर, और उसमें ऑप्शन आता है सर्च का, ट्रांसलेट का, तो आप उससे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। अदरवाइज आप एक गूगल ट्रांसलेटर ही एक ऐप ही आता है, उसको आप डाउनलोड या इंस्टॉल कर लें। उससे भी आप जो भी है उसको आप कॉपी पेस्ट, इस ये तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर पीडीएफ फॉर्म में नहीं है तो वो कॉपी पेस्ट करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप गूगल ट्रांसलेटर जो आता है गूगल, उससे ट्रांसलेट करके आप हेल्प ले सकते हैं। और मेरा हाँ ठीक। एक मेन पर्पस ये भी था इंग्लिश में कराने का कि अगर आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो जो हिंदी की लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इवन हाँ अगर आप उसका इसलिए इंग्लिश में, हाँ, तो वो हिंदी की बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इवन अगर हिंदी मीडियम का बच्चा भी है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में एक बार इंग्लिश में जरूर देखेगा कि इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, तो आपके लिए वो सॉल्व करना आसान हो जाता है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछो, मैं आपको उस चीज को ट्रांसलेट करके बता दूंगी। ओके, हाँ ठीक। मैम ये नेक्स्ट जो हमारा इंग्लिश है, की वर्डिंग है ये क्वेश्चन में सेम टू सेम आ जाती है, और हिंदी में मैडम इतना गंदी वो ट्रांसलेशन रहता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ वो वही है, हिंदी बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदी लिख देते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल जैसे वो हर्बर्ट ने दिया था आपका मेमोरी लेवल, ये मॉरिसन ने दिया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कुछ मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज के अर्थ को समझ रहे हो, उसका जो आइडिया है वो समझ रहे हो, और उसका जो मतलब है वो अच्छी तरह से समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो जो छोटे बच्चे होंगे मेमोरी लेवल पे क्या होगा कि वो उस चीज को याद करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो इस चीज को समझेंगे, ये जो आइडिया है ये क्यों है, इससे ऐसा करने से क्या होगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा और डिटेल में जाएंगे उसमें। इट इज इंसाइट प्लस मेमोरी, इसमें मेमोरी भी होती है बट इंसाइट मतलब किसी भी चीज की समझ, किसी भी चीज की समझ भी होती है, मेमोरी भी होती है। as it go much beyond just memorizing the fact, इसमें सिर्फ आपको किसी फैक्ट को याद करना नहीं होता है, ये उससे भी ज्यादा होता है इसमें कि आप किसी भी चीज को समझ जाते हो। इसके नाम से ही है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये। इट फोकसेस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट्स, इसमें आप सब्जेक्ट्स को सिर्फ याद नहीं करते, आप उनके मास्टर हो जाते हो, मतलब आप भी किसी दूसरे को वो चीज सिखा सकते हो। The teaching at the UL मतलब understanding level. The teaching at the understanding level is of higher quality than one at the memory level. Memory level से ये higher quality की होती है, ये ज्यादा thoughtful होती है और useful होती है from the viewpoint of mental abilities. इसमें मेन ये होता है कि बच्चा अपना दिमाग लगाता है, वो खुद से सोचता है, चीजों को लिंक करता है कि टीचर जो कह रहा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि वो फॉर्मूलेज याद करने के साथ साथ उसको अप्लाई करना भी सीखता है। ठीक, at this level teacher explains the students about the relationship between facts and principle. इसमें क्या होता है, तो टीचर होता है वो उनको एक रिलेशन बताता है कि क्या फैक्ट है और क्या उसका प्रिंसिपल है, वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। एंड टीचर्स देम हाउ दे कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल। मेमोरी लेवल में बच्चों को सिर्फ प्रिंसिपल याद कराया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चों को ये बताया जाता है कि वो उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। ठीक है, मेमोरी लेवल आपका क्या होता है,
वो हमेशा टीचर सेंटर्ड होता है, उसमें टीचर की बात ज्यादा मतलब टीचर मेन उसमें होता है, अथॉरिटी में होता है। यहाँ पे क्या ये सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाता है आपका। इसमें किसी को कोई डाउट है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे? मैम ये जो हम यूज करते हैं वो यही अंडरस्टैंडिंग लेवल ही होगा, और कॉलेजेस में जो यूज होता है मोस्टली अभी हम यहाँ जो पीएचडी कह की सकते तरह। हैं, हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल प्लस रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि इस जगह पर आते आते जो टीचर होता है उसका रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। बच्चा अपने पेस पे सीखता है, अपनी कन्वीनियंस से सीखता है। मैं इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा आप ये पीपीटी नहीं देखोगे, आप एक अल्टरनेट कोई सोर्स ढूंढोगे, आप उससे सीखोगे। बच्चा टीचर पे डिपेंड नहीं होता है, ये चीज है। हाई स्कूल के बच्चे होंगे मैम, और बिगनर्स कॉलेज में जो होते हैं वो होंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल में। जी, अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो बिगिनर बच्चे होते हैं उनको बिगिनर को रखेंगे हम मेमोरी में। उसके बाद के जो बच्चे हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएंगे आपके। नहीं, कॉलेज मीन्स के जो बीए वगैरह के लिए होंगे, हाँ, ग्रेजुएशन के लिए, या फिर हाई स्कूल 10th 12th के बच्चे जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएंगे। 10th क्लास ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं, 10th क्लास से लेके कॉलेज गोइंग बच्चे जो हमारे होंगे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएंगे। मैम जब तक मतलब उनमें समझने की मतलब पावर डेवलप नहीं होती तो हम समझ सकते हैं कि वो मेमोरी लेवल में आएंगे, और जब हाँ, हमें लगेगा कि वो समझ सकते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करेक्ट है हाँ, ना? हाँ, इसका कोई एक ये क्राइटेरिया नहीं बताया मॉरिसन ने कि ये एक मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास के बच्चों को हम इसमें रख दें, 10th से इसमें रख दें। ये भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो मेन प्रोपोनेंट है वो हंट है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। किसने दिया? सबसे पहला आपका जो मेमोरी लेवल था वो हर्बर्ट ने दिया था। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हंट ने दिया। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है कि हम अपने अंदर से अपने आप को देखते हैं एंड सीखने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से जाके सोचना। रिफ्लेक्टिव मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट्स टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय तक अगर हम किसी चीज के बारे में लगातार कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो वो हम रिफ्लेक्टिव लेवल में इसको ले जाते हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। आप हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि रिफ्लेक्टिव हाईएस्ट लेवल है, मेमोरी लोवेस्ट लेवल है। इसमें at which teaching is carried out and includes both. Reflective level में आपका understanding level, memory level दोनों आ जाता है। This level is highly thoughtful and useful. A student can attain this level only after going through memory level and understanding level. कोई भी बच्चा डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव लेवल में नहीं आएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल में आने से पहले उसको पहले मेमोरी लेवल पे आना पड़ेगा, देन उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना पड़ेगा। ये इसकी क्रोनोलॉजी है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटा एक कोई बच्चा है वो सीधे रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाए। इवन अगर कोई बच्चा है वो कभी स्कूल नहीं गया, उसने कभी भी किसी फैक्ट को मेमोराइज नहीं किया, याद नहीं किया, समझा नहीं, और वो सीधे रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप देर में भी लर्न करना शुरू करते हो फिर भी आपको जो एक 3 लेवल है उनसे होकर ही आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप जो आपका ये लर्निंग का आउटकम है वो मैक्सिमम होगा। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। जैसे बाकी हमने सारे मेथड्स पढ़े आपके, टीचर सेंटर्ड हुआ, सब्जेक्ट सेंटर्ड हुआ, ये आपका कैसा है? प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो एक प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है। इसमें मेन हमारा फोकस रहता है कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। Teaching at reflective level enables the students to solve the real life problems. इसमें real life problems होती है वो solve करता है स्टूडेंट्स। इस लेवल पे स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। कुछ कीवर्ड से आप याद रखेंगे, जैसे मेमोरी लेवल में रिकॉलिंग द फैक्ट, कि बच्चा किसी चीज को रिकॉल कर पा रहा है, जो क्लास में उसको पढ़ाया गया वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो समझ पा रहा है, उसको अप्लाई कर पा रहा है, ठीक है।
एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को डील कर पा रहा है, ठीक है, रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाएगी, कैसे उसको डील करेगा। The student, by understanding the situation and using his critical abilities, succeed in solving the problem. At this level, emphasis is laid on identifying the problem. Problem word बार बार आ रहा है, ठीक है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। Defining it and finding a solution to it. एक प्रॉब्लम होती है, उसको डिफाइन किया जाता है और उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि एक अगर मेमोरी लेवल है, बच्चों को याद कराया जाएगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उसको समझाया जाएगा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज क्यों है जरूरी, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम सेंट्रिक में ये ऐसे हो जाएगा कि व्हाई वी शुड गो अर्ली टू बेड एंड अर्ली व्हाई वी शुड अर्ली राइज, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम की तरह इसको डील करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, देन इसको हम बताएंगे कि इससे क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, कौन किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। ये हमारा प्रॉब्लम सेंट्रिक या स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। प्रॉब्लम वर्ड बार बार आ रहा है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में? नो मैम। वैसे तो ये मतलब सभी हायर उसके लिए भी समझ सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो पीएचडी जो आपने बताया था उसके लिए स्पेशली इस टीचिंग का यूज किया जाता है इस लेवल पे। जी, Right, ये ma'am? ये हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है, ओके। Yes. हीनू जैन क्लास में है? हीनू जैन, हीनू जैन, हमने जो भी पढ़ा है उसके कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फटाफट मुझे आंसर करेंगे। ये एक असर्शन दिया हुआ है यहाँ पे, द रोल ऑफ टीचर इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। तो टीचर का रोल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, वो डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि बच्चे के भी व्यू पॉइंट्स लिए जा रहे हैं उसमें। रीजनिंग क्या है इसकी? He does not force knowledge on the students but develops in their talent. वो उनके ऊपर अपना ज्ञान थोपता नहीं है, बट उस बच्चों में वो टैलेंट और कैपेबिलिटीज डेवलप करता है। ये असर्शन है, ये इसका रीजन है। आपको ये बताना है कि दोनों सही हैं, बट जो रीजनिंग है ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन है इसका। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। Ma'am, B answer है, both A and R are correct and R is the correct explanation. एक सही होगा मैम। Ma'am, B लग रहा है। मैम क्योंकि लर्नर सेंटर ना होके ये तो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है ना, अप्रोच होती मैम है। डेमोक्रेटिक जो आपने लिखा था टीचिंग, वो तो आई थिंक इफ आई कैन रिकॉल ये तो उसमें था मैम। नहीं होनी चाहिए ना मैम, second- डेमो तो लर्नर्स हाँ, सेंटर्ड सेंट्रिक होता में है। है। ये तो प्रॉब्लम सेंटर्ड हुआ ना रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो ये आप ये बोल रहे हो कि Yes, ma'am. डेमोक्रेटिक है तो स्टूडेंट सेंटर है? तो यहाँ पे ये डिफरेंट चीजें, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक है तो अच्छा। स्टूडेंट सेंटर मेथड क्या होता है बताओ आप मुझे, कि किस लेवल पे यूज करते हैं हम स्टूडेंट सेंटर? रिफ्लेक्टिव लेवल में यूज करते हैं मैम, स्टूडेंट सेंट्रिक रिफ्लेक्टिव लेवल में। आप बताओ, आप लोग अंडरस्टैंडिंग में दोबारा इसका आंसर करो। दोनों में होता है मैम, इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट सेंटर। होता है रिफ्लेक्टिव में।
देखिए, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है, तो आप सिर्फ रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में ही ध्यान रख के रीजनिंग पढ़ेंगे। आप रिफ्लेक्टिव लेवल अगर दिया है, तो वहां पे आप अंडरस्टैंडिंग लेवल या मेमोरी लेवल को ध्यान में रख के इसका रीजनिंग नहीं देखेंगे। तो उन्होंने असर्शन में ये कहा कि रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग होती है वो डेमोक्रेटिक होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट को जो व्यू पॉइंट होते हैं उनको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्टिव लेवल में जो टीचर होता है वो बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है, बच्चे प्राइमरी हो जाते हैं। तो अगर बच्चे प्राइमरी हैं तो डेमोक्रेटिक तो ये हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल तो हो गया डेमोक्रेटिक ना। ये असर्शन है, ये इस चीज को मान रहे हैं, ठीक है। अब रीजनिंग इनकी क्या दी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर बच्चों के ऊपर अपना ज्ञान थोपता नहीं है, बट बच्चे में टैलेंट कैपेबिलिटीज डेवलप करता है। और असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनका करने का एक लेमैन तरीका ये होता है कि आप इसके आगे बिकॉज लगा दो, असर्शन का स्टेटमेंट एंड आप बिकॉज लगा दो, फिर देखो बिकॉज के बाद ये लाइन सही हो रही है कि नहीं, फिट बैठ रही है कि नहीं। The role of teacher in reflective level of teaching is democratic because he does not force knowledge on the students but develop in their talents and capabilities. अब आप मुझे इसका आंसर दो, क्या होगा? मैम मैम ए both A or are correct बी रहेगा। and R is B the right B explanation of A. ये होगा मैम। यहाँ पे पहले B, हमने B. नॉट नहीं देखा था मैम, नॉट नहीं अच्छा, देखा नॉट था नहीं पहले देखा था। आंसर। हाँ, इसीलिए ये बोला था, बी करेक्ट है। और एक चीज और, आप हमेशा ऑप्शन अच्छे से देखेंगे। देखिए मैंने इसको इसीलिए किया, नॉर्मली आप क्या देखते हो कि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन में होता है, नॉट सेकंड में होता है, हमेशा ऐसा होता है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐसा किया कि मैंने नॉट पहले वाले में लिखा था एंड दूसरे में मैंने ये लिखा था। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि ऊपर क्वेश्चन में पूछते हैं कि चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वो नॉट पढ़ते ही नहीं है और सही आंसर उसके हिसाब से लगा देते हैं। यस मैम, तो अभी यही हुआ आपको के साथ। क्वेश्चन तो सही पढ़ना है, आपको सोल्यूशन भी सही पढ़ना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। बी सब मैम। बी सब एग्री कर रहे हैं ना? यस मैम। Okay. Next question. Which of the following is the sequence of different level of teaching? 3 लेवल बताए थे मैंने, करेक्ट सीक्वेंस A. क्या है? A है होगा मैम। मैम। मेमोरी अंडरस्टैंडिंग। Memory, understanding and reflective level. ए मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। सब ए बोल रहे हैं यस ना? मैम। हाँ जी। Yes मैम। ओके, तो अगर आप लोग ए बोल रहे हैं तो मैं भी इसका करेक्ट आंसर क्या बोल रही हूँ? ए। अच्छा, अब तक आपकी मैंने जितना भी पढ़ाया है, आपको कहीं भी ऐसा लगा कि मुझे ये चीज रटने की जरूरत है, ये मुझे याद करने की जरूरत है? क्लास का क्लास में आप क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, सब सही हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। चलो, जहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करोगे मुझे बता दो। ये क्वेश्चन देखो, फटाफट मुझे आंसर करो। द emphasis in MLT मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, is on which of the following? एलिमिनेशन से करिए कि जो आपको लग रहा है कि ये तो सही होगा ही होगा, आप पहले उसको देखिए। मैम फोर्थ आंसर लग रहा है। फोर्थ आंसर लग रहा है? फर्स्ट है मैम, फर्स्ट। ए तो कंपल्सरी है। ये बी सी। फर्स्ट होगा मैम। फर्स्ट है मैम आंसर, ABC। मैम बट थॉटलेस बताया था ना उसको, हम मेमोरी लेवल को तो वैसे थॉटलेस है ना मैम, तो सी तो पक्का ही आएगा। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इनेबल क्विक रिस्पॉन्स, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है ना मैम, वो सी तो आएगा। देखिए मैं इसमें बताऊंगी आपको कि क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? देन आप अपना आंसर एक बार देखना।
देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ई क्या है, मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, कि जो एक करेक्ट सीक्वेंस होता है उस चीज को वो मास्टरी कर लेते हैं, मतलब वो बिल्कुल बता देंगे कि जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि वो उस चीज को अच्छे से याद कर लेंगे, है ना, मास्टरी कर लेंगे तभी तो वो करेक्ट। अब आप सेकंड पेपर में जब भी आप करेक्ट सीक्वेंस किसी भी चीज का लिखते हो, सीक्वेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके योग के पेपर में, तो वहां पे जो सीक्वेंस होता है उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है याद करने का, उसका और तो कोई शॉर्टकट मेथड होता नहीं है। आज चाहे आप उसको ट्रिक बना के याद करो, चाहे आप उसको बार बार पढ़ के याद करो, आप कैसे भी याद करो, लेकिन अगर कहीं भी आप करेक्ट सीक्वेंस बता रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने याद किया, और अगर याद किया तो ये किस में आ जाएगा, आपका मेमोरी में आएगा कि अंडरस्टैंडिंग में कि रिफ्लेक्टिव में आएगा? मेमोरी लेवल में। मेमोरी मैम मेमोरी में बी आएगा। होगा, सेकंड होगा इसका आंसर। तो अगर आपका ई होना ही होना है, इसका मतलब है कि सिर्फ सेकंड Second. फोर्थ बचा, फर्स्ट सेकंड Second. फर्स्ट थर्ड तो कट गया सेकंड ना। ही होगा मैम। देन सी आपका क्या है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, मतलब जो चीज हमने देखी उसको हमने वैसे ही बता दी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम उस चीज को याद करेंगे तभी तो वैसा बता पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग होगा नहीं, क्योंकि बच्चों की समझने वो बच्चे अपने आप से कुछ नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो डी आपका नहीं होगा, ये आपका कट गया फोर्थ आंसर। तो आपका किस किस में वो था, एक सेकंड और फोर्थ में था, ठीक है, क्योंकि देखो आपका ई किस में था, सेकंड में था, फोर्थ में था, ठीक। तो आपका डी क्रिटिकल थिंकिंग तो कट गया ना, फोर्थ ऑप्शन कट गया, क्या बचा आपका? सेकंड वाला मैम। किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं किया है इसका, किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया। मैम इसका एक बार ए समझा दोगे, ए कैसे इसका है मैम? इसका आंसर ए कैसे है ये पूछ रहे नहीं हो? नहीं, ए नहीं मैम, ए वाला जो है ना इसमें, क्योंकि हमारा फाइनल तो ये हो गया ना, बी सेकंड नंबर हो गया, ए सी। एंड आइडियाज। फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट समझाना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, कि जो भी विचार हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज कर पाए। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये पीवाईक्यू बनाए जाते हैं, इसमें ऐसा होता है कि कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा कम सही है, ठीक। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये सारे जो आपके फैक्ट्स आ रहे हैं वो आपके कैसे हो जाए कि बिल्कुल उस चीज पे मैच करें। जैसे हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था, आप कह रहे थे कि मैम इसके सारे आंसर सही लग रहे हैं, वहाँ पे ज्यादा सही क्या है हम ये देखेंगे ना। अब जैसे आपके दो आंसर यहाँ पे आ रहे थे, ए सी ई डी ई एफ, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये वाला पॉइंट है इसको हम किसी भी तरह करके मेमोरी लेवल में रख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इसमें रख लिया, ठीक है। वैसे तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज है हमारा, अगर यहाँ पे ये एमएलटी की जगह यूएलटी होता ये उसमें भी जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको मेमोरी लेवल में रख रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स इसके हैं जो हम मेमोरी लेवल में ला सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है ना, कि सारे आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, इसीलिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एलिमिनेट करके करो। मैम वो ओके, मास्टरी वर्ड देख के ही उसको कट कर दिया था। अच्छा नहीं, आप यहाँ पे देखो मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, तो ये तो बिल्कुल क्लियर चीज है कि अगर आप योगा के पेपर में कुछ भी अगर सीक्वेंस वाली चीज होती है उसका सिर्फ एक मेथड होता है याद करना, रट्टा मारना, है ना। तो जब भी रट्टा मारना आएगा उसको आंख बंद करके एमएलटी में रख दो। मैम जी इस मैम। ना ये स्कूल लेवल छोटे बच्चों के से हमने रिलेट करके उसको वही समझा कि मास्टरी मीन्स वहां नहीं आएगा, इसलिए। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल में पीपीटी में एक चीज लिखी थी, रिफ्लेक्टिव लेवल में मेमोरी लेवल प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है, बट वो कम हो जाता है ना, इसलिए उसको हम इतना ध्यान नहीं देते। Which of the following is not an objective of teaching? Acquisition of knowledge, development of understanding, development of values, none of the above. मैम एक्विजिशन मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, नॉलेज को ग्रहण करना। मैम फिर तो दोनों फर्स्ट सेकंड तो है ही, वैल्यूज भी होता ही है मैम, फिर नन ऑफ द वो आना चाहिए। नन ऑफ द अबव होगा मैम, सभी है। डी होगा मैम। हाँ
जी, इसका आंसर जी। क्या होगा जी, आपका? नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टीचिंग के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग प्रोसेस? टीचिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो क्या होगा? फॉर्मुलेशन ऑफ मैम। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, बी बी डी selection of content or subject matter to be taught, selection of methodology, none of the above. बी मैम। फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट। ए किसने बोला? बी है मैम, बी। मैम मैं नहीं लता। लता। वेरी गुड लता। जब मैंने टीचिंग प्रोसेस, मैं आपको टीचिंग बता दी थी, मैंने आपको बोला था कि टीचिंग में हमेशा प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं। प्री डिटरमाइंड गोल्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल सेम चीज ही तो होती है। ऑब्जेक्टिव, गोल, एम। आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं कीवर्ड्स को ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि कंटेंट हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ये क्लास में इतना चीज बतानी है, देन हम देखेंगे कि हम कंटेंट में क्या क्या डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। Which one of the following factor does not contribute to learning mathematical concepts? इसमें से किस चीज से हम जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बच्चों को है वो सीखने में हेल्प नहीं करेगा? डज नॉट लिखा है। ए रियल लाइफ इवेंट। मैम सी लग क्यों? रहा है, अगर टीचिंग मैथमेटिक्स। सी मैम। विद टीचिंग हिस्ट्री, मैथमेटिक्स हिस्ट्री टुगेदर लग रहा है मैम। मतलब क्वेश्चन हिंदी में बताओ एक बार मुझे। इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर है, अगर किसी बच्चे को आप मैथ सिखा रहे हो तो वो हेल्प नहीं करेंगे। पहला रियल लाइफ इवेंट कि जो वास्तविक जीवन की घटनाएं होती हैं वो। दूसरा कि बच्चे का जो प्रेजेंट का तुरंत का मैथमेटिकल नॉलेज है, उसका जो मैथ का ज्ञान है उसको आप ध्यान में रखें सिलेबस बनाने के पहले। तीसरा, मैथ और हिस्ट्री को एक साथ पढ़ा दें। चौथा कि ऐसे मैथमेटिशियंस जिन्होंने कुछ फेमस कॉन्सेप्ट दिए हैं बच्चों को, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना। अभी दूसरी क्लास से टाइम हो रहा है, मैं क्वेश्चन आपको कल मैडम एक्सप्लेन मेरी कर दूंगी। इसका करेक्ट आंसर है कि मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री को साथ में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हिस्ट्री और मैथ्स का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। रियल लाइफ इवेंट ये है कि बच्चे ने अगर क्लास में सीखा है कि 2 2 जा 4 होता है तो वो अपने रियल लाइफ में कहीं भी उस चीज को अप्लाई कर सकता है, उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। जो ये क्वेश्चन है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या इसकी फोटो खींचो, कल आप मुझे इस चीज का आंसर बताओगे। ये HW है आपका। मैम बी है इसका आंसर। मॉरिसन इज द मेन प्रोपोगेंट ऑफ RLT। ये गलत है ना मैम, उसका हंट है ना। यस मैम। तो नॉट ही तो पूछा है। हाँ, इसलिए तो वो गलत है ना मैम। तो इसीलिए मैम ये होगा ना बी। हाँ, आपका आंसर सही है, मैं ये नहीं कह रही गलत। इसकी फोटो खींचो, देन एक क्वेश्चन और है, इसकी फोटो क्लिक कर लिया आपने? हाँ जी कर ली मैम। फोटो क्लिक करो।